हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है और अपने इस चैनल पर हम नेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज फ्रेंड्स हम जो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है उसके जो आगे के हैं क्वेश्चन उसके बारे में जानेंगे। तो 58 के अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप किया है। तो आज हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का थैंक यू। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, टाइम पर आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है। MCQ सीरीज़ है, डिटेल्स में टॉपिक हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है। तो ओवरऑल कंसेप्ट प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो प्लीज़ देखिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ जाइए और प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए और मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो स्टार्ट करेंगे हम आज के हमारे नेक्स्ट MCQ सीरीज के बारे में। तो जैसे कि दिया गया है कि मंगोल खां तारमशरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये मंगोल शासक था, मंगोल खां था, जिसने कौन सा वो तुगलक शासक था जिसके शासनकाल में इसने आक्रमण किया था। तो वो इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो हमारा बी है राइट आंसर। तो डिटेलिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन के बाद मैंने डिटेलिंग दी है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि तारमशरीन कौन है, क्या है। तो जानते हैं जैसे कि तारमशरीन ने मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1322 में भारत पर आक्रमण किया था और उस टाइम पर उसने मोहम्मद तुगलक ने उसे 5,000 जो दिनार की सहायता देकर वापस भेज दिया था। बाद में कुछ इतिहासकार का मानना था कि ये मध्य एशिया की ट्रांस आक्सियन क्षेत्र का था। किसका? सेंट्रल एशिया, जिसको ट्रांस आक्सियन कहा जाए क्षेत्र, वहाँ का था। और ताजमरीन और मुगल मोहम्मद बिन तुगलक के बाद मैत्रीय परिणाम था कि जो बाद में उनके क्या हुआ, दोनों में जो मैत्रीय भावना थी वो उत्पन्न हो चुकी थी। फिर बाद में राजनीति का कि शून्यता आई, जिसका लाभ मोहम्मद बिन तुगलक ने उठाया क्योंकि उस टाइम पर जो मध्य एशिया की ट्रांस आक्सियन की जो राजनीति थी उसमें कुछ चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए, जिसका जो फायदा किसने उठाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने योजना पूर्ति के लिए सुल्तान ने एक विशाल सेना का संगठन किया जिसमें कितने थे? 3,70,000 सैनिक थे और द्वाब के राजपूत और कुछ मंगोलों को सम्मिलित भी किया। फिर सेना को 1 वर्ष तक आगामी वेतन भी दे दिया कि अगले ज़्यादा वेतन पहले ही दे दिया गया था एडवांस में ही। और सेना को कूच करने से पहले मध्य एशिया की राजनीति में फिर परिवर्तन हो गए क्योंकि वो लाभ उठाना चाहता था, क्योंकि उसमें राजनीति में कुछ चेंजेस हुए थे। तो वो चाहता था कि वो उस पर अपना अधिकार करे। सेना एकत्रित की सेना को, आगे के लिए भी उसने पैसे दे दिए, वेतन वगैरह दे दिया। लेकिन बाद में कुछ ऐसे चेंजेस हो गए कि जो उसके मंसूबा था, जो उसने योजनाएं बनाई हुई थी, वो क्या होता, वो सब मिट्टी में मिल गई थी क्योंकि तस्मरीन अब ध्वस्त कर दिया गया था। मिस्र और ईरान में संधि हो गई। फलस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी योजना भी त्यागनी पड़ी थी। फिर सेना भंग कर दी गई, जो उसने सेना तैयार की गई थी वो भंग कर दी गई। कुछ जो भाग को उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला में सीमाओं दृढ़ करने के लिए भेज दिया, क्योंकि जो उसकी सेना उसने संगठित की थी उसको बाद में उसने चेंजेस कर दिए थे। पहले एक भाग उसने उत्तरी भारत की परिवर्तन श्रृंखला में भेज दिया, तो बाकी को कहीं और भेज दिया, जिससे क्या हुआ कि काफ़ी धन भी इसमें खर्च हो गया, बेफजूल गया। उसकी आर्थिक जो स्थिति थी वो भी दुर्लभ होगी, जिसके कारण जो सेना से सैनिक निकाले गए थे उसमें भी क्या हुआ, असंतोष उन सैनिकों में भी फैल गया। तो जो सुल्तान की योजना थी वो असफल रही, जिसके कारण उसकी जो प्रसिद्धि थी उसमें भी वो कमी आ गई थी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कर मुक्त व्यापार सुविधाएं प्रदान करने और करों में कमी के लिए जाने की श्रेणी में आते हैं? सायदाम, मुक्ता, मापा या राहदारी। तो कौन से जो व्यापार सुविधाएं प्रदान करने और करों में कमी के लिए जाने गए उन क्षेत्रों में जो उन श्रेणी में आते हैं, तो इनमें से जो सही चयन कर कर हमें बताना है तो वो कौन सा है? वो दिया गया है डी, सायरदाम, मापा और राहदारी। मुक्ता इस चीज में नहीं आता है, तो डी हमारा आंसर है राइट। तो जानते हैं
सायरदाम, मापा और जो राहदारी है, ये कर मुद्रा व्यापार सुविधाएं प्रदान करने और करों में कमी किए जाने की श्रेणी में आते हैं। राहदारी क्या है? राहदारी किसी दूर देश में जाने के लिए जो रास्ते पर चलना, तो जो रास्ते के लिए जो एक रास्ते से दूसरे की जैसे कि क्षेत्र में जाने के लिए एक कर दिया जाता था, तो ये कर होते थे जो दिए जाते थे। सुविधाएं, व्यापार सुविधाएं प्रदान करने और करों में कमी करने की जो श्रेणी थी उस चीज में ये आते हैं। राहदारी को हम सड़क कर भी कह सकते हैं। वह कर जो प्राचीन काल में यात्रियों को कुछ शिष्ट स्थानों पर चुकाना पड़ता था। तो वही बात आ गई ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो कर वगैरह दिया जाता था, तो राहदारी कर उसको कहा गया है। आगे है, सिख धर्म में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही बताया गया है? तो इनमें जो कथन सही बताया गया है वो होता है हमारा राइट आंसर सी, क्योंकि ये चारों कथन ही सही बताए गए हैं। क्योंकि 1750 में उस दशक में जो सिख थे, सिख दल और मिसल अलग अलग प्रमुख सरदारों के नेतृत्व में जो अधिक शक्तिशाली बन गए और पेशेवर तरीके से वो हथियारबंद सैनिक संगठित किए गए थे। फिर चक गुरु, जिसको हम अमृतसर का नाम दिया गया है, वो वार्षिक सरबत खालसा के आयोजन की प्रथा थी, परंतु आपसी मतभेद के कारण प्रत्येक सरदार ने अपने लिए अलग क्षेत्र के निर्माण का इरादा बना लिया। बाद में रणजीत सिंह ने 1780 से 1839 ने रोक लगाई, उन्होंने खालसे को नाम से पंजाब में एक राज्य की स्थापना की, खालसे के नाम से। सभी गुरु खत्री थे, परंतु 17वीं जो 17वीं शताब्दी है उसमें सेनापति अर्थात मसूद अधिकांश जाट थे। तो ये चारों कथन ही सही बताए गए हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। क्योंकि मिसलें थी, ये छोटे राजनीतिक सिख क्षेत्र थे, जो राजनीतिक सिख क्षेत्र होते थे। और मुगल बहादुर शाह की 1710 को जो परासित राजज्ञा से बड़े पैमाने पर सिखों का उत्पीड़न हुआ और आगे फरुखिया ने भी इस नीति को ही जारी रखा था। क्योंकि उस टाइम पर पहले जब जो गुरु गोबिंद सिंह जी की जब शहीद हुए थे, तो उसके बाद जो सिख थे वो उनकी जो कह लो कि सिख कौम डगमगा चुकी थी, उनको एक संगठित करने की जरूरत थी। तो उस टाइम पर मुगलों के बहुत अत्याचार बढ़ गए थे सिखों पर, तो उन पर अत्याचार होते रहते थे। फिर बाद में 13 अप्रैल 1748 ईस्वी को वैसाखी के दिन सिखों को 65 दलों को एक ही नाम में बदल दिया गया और इस दल का नाम रखा गया दल खालसा। कब था? 13 अप्रैल 1748 को दल खालसा बनाया गया। और इस नवाब कपूर सिंह जो सिंह था उसको इसका, क्योंकि काफ़ी वृद्ध था इसलिए भविष्य में सिखों के नेतृत्व से अलग हो गए थे, उन्होंने स्थान पर किसको, जस्सा सिंह आलूवालिया जो था उसको इसका नेता जो था वो नियुक्त किया गया था। क्योंकि पहले दल बनाए गए थे, तो जो दल थे ना, मिसलें थी, पहले 12 मिसलें थी, 12 मिसलों में ही सिख संगठित थे। तो हर एक जो होता था सिख अपने नेता, अलग अलग नेता होता था, अलग झंडा होता था, अलग नियम होते थे हर एक के, तो उसके आधार पर ही उनको रखा जाता था, उनके नेतृत्व में ही वो लड़ते थे। बाद में दल खालसा का निर्माण किया गया था। ये था 20 वर्षों में परिस्थिति के अनुसार दल खालसा को आवश्यकता के अनुसार 11 और 12 बड़े दलों में बांट दिया गया। प्रत्येक का अपना सरदार, अपना निशान, अपनी उपलब्धियां होती थी और शक्ति भी सबके पास एक जैसा, क्योंकि जो शक्ति थी किसी के पास ज़्यादा थी, तो वो सभी अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया से लड़ते थे, अलग का अलग मोटो होता था। लेकिन वो जो सिख पंथ था उसको ही वो उन्होंने बरकरार रखा था कि सिखों को जो उन पर अत्याचार होते हैं मुगलों के, उस चीज़ को उनको निजात करवाना। फिर कुछ समय के बाद 12 जत्थे जो मिसलें कहते हैं कहलने लगी, उस नाम से वो जाने लगे। फिर स्वाधीनता संग्राम में वह कौशल उन्होंने दिखाए। मुगलों और अफगानों को पंजाब से बाहर निकाल दिया गया और 1767 से 1799 ईसा तक समूचे पंजाब में सिख राज्य स्थापित किया गया। तो वो उनका मोटो ही यही था, सिख राज्य को मुड़ स्थापित करना, जो उन पर अत्याचार होते हैं मुगलों और अफगानों के, उस चीज़ को दूर करना था। तो इसलिए पहला दल खालसा का निर्माण करके फिर 12 मिसलों में बांट दिया गया था, सिखों को अलग अलग जगह पर भेजा गया था। आगे है 600 से 1200 ईसा के बीच की अवधि के दौरान क्षेत्रीय संगठन के उदय के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक नहीं है? सांस्कृतिक ग्रंथों का विकास, देशी भाषाओं का विकास, स्थापत्य कला और कला
परिष्करण और कला तथा स्थापत्य कला की विशेषताएं, क्षेत्रीय शैलियों का उदय। तो इनमें से जो राइट आंसर बताया गया, जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी। फर्स्ट और थर्ड, सांस्कृतिक ग्रंथों का विकास और स्थापत्य कला और कला का परीक्षण, तो ये राइट आंसर है सी। जैसे कि 600 से 1200 ईसा के पूर्व मध्यकाल के बीच की अवधि के दौरान जो क्षेत्रीय संगठनों का उदय हुआ, प्रासंगिक बिंदु, देसी भाषाओं का विकास, कला और स्थापत्य कला की विशिष्ट जो क्षेत्रीय शैलियां थीं उनका भी उदय हुआ। संस्कृत ग्रंथों का विकास, स्थापत्य कला और कला का परीक्षण प्रासंगिक नहीं है, ये था। और आगे है, संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं बताया गया संगीत के बारे में। तो इसमें जो राइट आंसर है वही सीधा बताती हूँ, तो वो है ऑप्शन सी। शाहजहां ने अपने दरबार में ना तो संगीत को प्रोत्साहित किया और ना ही संगीतकारों को जो पुरस्कार थे वो प्रदान किए। उसकी रुचि स्थापत्य कला में थी, तो ये गलत है, तो ये सही नहीं बताया गया है। तो शाहजहां के बारे में जानते हैं, क्योंकि शाहजहां जो था ये अत्यंत रसिक और संगीत समृद्ध था। वह दीवाने खास में प्रतिबंध संगीत सुनता था। दीवाने खास जो था उसके लिए उसने वहां पर संगीत का प्रबंध किया हुआ था, तो वो प्रतिदिन ही वहां पर संगीत सुनता था। स्वयं एक अच्छा गायक भी था। वो रसिक और संगीत मृज्ञ था और कहा जाता है कि दीवाने खास में प्रतिदिन वाद्य वादन और संगीत हुआ करता था। स्वयं भी अच्छा गायक था और उसने लाल खां जो बिलास खां के दामाद को गुण समुद्र की वो उपाधि उसने प्रदान की हुई थी। संगीत प्रियता का परिणाम इस बात से होता है कि एक बार उसने दरबारी जो गायक थे खुशहाल खां और विश्राम खां ने शाहजहां को टोडी राग गाकर ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया था कि उसने मुर्शिद खां को औरंगजेब के साथ दक्षिण भेजने के आज्ञा पत्रों को बिना पढ़े ही उसने वहां पर हस्ताक्षर साइन कर दिए थे। तो इसके बाद में उसको दंड स्वरूप दोनों को दरबार में अनुवांशिक अधिकार से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उसने बिना पढ़े ही उसको साइन कर दिए थे। बाद में उन दोनों को दंड भी दिया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि संगीत से वो उसको कितना प्रेम था, कितना लगाव था, कि जब संगीत सुनता था तो कितना मंत्रमुग्ध हो जाता था वो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आज के हमारे MCQ सीरीज जिसके बारे में हमने जाना है। तो आगे भी हम और ऐसे ही मैं डिटेल्स में आपको टॉपिक जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आपकी हेल्प हो रही होगी जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट कर भी जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो भी जरूर कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।